नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे और इन प्रश्नों से जुड़े हुए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपके आधुनिक भारत का एक क्विक रिवीजन भी हो सके और एक प्रश्न से आपके अनेक प्रश्न बन सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा एक अलग राष्ट्र का जो संकल्प स्वीकार किया गया, ये किया गया 1940 में। इनका एक अधिवेशन हुआ लाहौर में। तो 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका अध्यक्ष था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1940। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग की बात करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था पूछा जाता है, तो आगा खां इसका पहला अध्यक्ष था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए किसने राजी किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको एसएससी के द्वारा पूछा गया है। देखिए 1946 में जो रॉयल इंडियन नेवी थी, नौसेना, उनके सैनिकों ने वहां पे विद्रोह कर दिया था। ठीक है, उस विद्रोह को शांत करने के लिए वहां पे कौन गए थे? सरदार पटेल वहां पे गए थे। उन्होंने सैनिकों को मनाया और बाद में उन सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रॉयल इंडियन नेवी जो नौसेना थी, इसके सैनिकों ने विद्रोह कब किया? 1946 में। और उस विद्रोह को शांत किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे? देखिए असहयोग आंदोलन, इसके समय जब यह आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन, इस समय भारत का वॉइसरॉय चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? आप जानते हैं 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, और ये जो चेम्सफोर्ड था, ये भारत का वॉइसरॉय 1916 में बना और 1921 तक ये भारत का वॉइसरॉय रहा। तो असहयोग आंदोलन के शुरुआत के समय वॉइसरॉय कौन है? चेम्सफोर्ड। दो तीन बातें जो चेम्सफोर्ड को लेकर आपको याद रखनी है। देखिए इसका कार्यकाल है 1916 से 21 तक। तो इसके कार्यकाल में कितनी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। पहली महत्वपूर्ण घटना 1916 में जो लखनऊ समझौता होता है, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है, वहाँ पे कांग्रेस का एकीकरण होता है, मुस्लिम लीग से समझौता होता है, वो भी इसी के काल में हुआ। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट इसी के काल में आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड वो भी इसी के काल में हुआ। नेक्स्ट है, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए यह जो किताब है इंडिया फॉर इंडियंस, इस किताब को लिखा है चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चित्तरंजन दास को लेकर भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु माना जाता है। आपको प्रश्न बनेगा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्हीं को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा इनमें से किसका उपनाम देश बंधु है? तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ठीक है, एक और प्रश्न इनको लेकर पूछा जाता है, चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में एक नई पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। ठीक है, पूछा जाता है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कब बनाई? 1923 में। और कहां पर बनाई? तो इलाहाबाद में इन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न चित्तरंजन दास को लेकर आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? देखिए जो अखिल भारतीय हरिजन संघ है, इसकी स्थापना 1932 में होती है और इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो अध्यक्ष बनाए जाते हैं घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, जीडी बिड़ला इसके अध्यक्ष बनाए गए। और इसके सचिव कौन थे? जो ये अखिल भारतीय हरिजन संघ था, इसके सचिव बनाए गए अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ठीक है, जिन्हें हम ठक्कर बापा के नाम से भी जानते हैं। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है,
तो हरिजन संघ जो ये बना था, अखिल भारतीय हरिजन संघ, इसके संस्थापक महात्मा गांधी, अध्यक्ष जीडी बिड़ला और सचिव कौन थे? अमृतलाल विठलदास ठक्कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब और कहां हुआ था? देखिए, कांग्रेस का दूसरे विभाजन की अगर हम बात करें तो ये हुआ था मुंबई में 1918 में। ठीक है, 1918 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है मुंबई में, जिसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। ठीक है, और इनकी अध्यक्षता में यहाँ पे कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? आप जानते हैं, पहला विभाजन 1907 में सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में टूटी। इसके बाद 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और 1918 में दोबारा से कांग्रेस का विभाजन हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में की अध्यक्षता किसने करी थी? देखिए, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1931 में कराची में, जिसे हम कराची अधिवेशन कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। ये अधिवेशन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार जो मौलिक अधिकारों की मांग की गई वो पहली बार इसी अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो कराची अधिवेशन 1931, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? देखिए, ये जो फ्री इंडियन लीजन है, इस सेना का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1942 में जो उत्तरी अफ्रीका के अंदर जो कुछ कैदियों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हीं को लेकर के सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना बनाई जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किसने किया था? बहुत बार ये पूछा जाता है कि चिटगांव जो शस्त्रागार था, इसके ऊपर हमला किसने किया था? ये किया था ऑप्शन सी सूर्य सेन ने। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कई बार, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सूर्य सेन के द्वारा चिटगांव का जो शस्त्रागार था उसके ऊपर हमला किया गया था। ठीक है, इनको लेकर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, इन्होंने बंगाल के अंदर एक आर्मी का गठन किया, आर्मी का नाम था इंडियन रिपब्लिक आर्मी। पूछा जाएगा बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? तो सूर्य सेन ने किया, और इन्होंने ही फिर जो चिटगांव में शस्त्रागार था उसके ऊपर हमला किया, जिसके लिए बाद में इनके ऊपर राजद्रोह चला और इनको फिर फांसी की सजा दी गई। ठीक है, एक और नाम है यहाँ पे महत्वपूर्ण, विलियम डेरिजियो। विलियम डेरिजियो को जाना जाता है कि इन्होंने बंगाल में युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यह क्वेश्चन आयोग भी पूछ चुका है और कई बार ये अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट भी हुआ है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता या पाकिस्तान शब्द के जिनको जनक माना जाता है, ये माना जाता है चौधरी रहमत अली को। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे 1915 में। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वापस कब लौटे? 1915 में लौटे। अब यहाँ पे एक दो फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। देखिए, जब 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस लौटे, उस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों ने गांधी जी से मदद मांगी, इसके बदले में गांधी जी को उन्होंने फिर केसरे हिंद की उपाधि भी दी, क्योंकि जब उन्होंने गांधी जी से मदद मांगी, गांधी जी ने फिर कई सारे युवकों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा, जिसके कारण महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला दलाल भी कहा गया। ठीक है, इस मदद के लिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि भी दी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1915 में भारत वापस आए, अंग्रेजों की मदद करी, भर्ती करने वाला दलाल इनको कहा गया और अंग्रेजों ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि भी दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? देखिए, आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? सही आंसर है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि जब भारत आज़ाद हो जाए उसके बाद कांग्रेस की भारत को ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद
कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? देखिए, त्रिपुरी संकट में हुआ क्या था? त्रिपुरी संकट में एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, दूसरी तरफ गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक है, और ये गांधी जी इनकी पैरवी कर रहे थे, गांधी जी की तरफ से ये चुनाव में खड़े थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इनको हरा दिया चुनाव के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। जब ये पराजित हो गए तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि इनकी हार मेरी हार है, यानी कि गांधी जी की हार है। इस बात से आहत होकर सुभाष चंद्र बोस, जो कि अध्यक्ष पद का चुनाव जीत चुके थे, इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब वहां पे सवाल यह खड़ा हो गया था कि अब कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, तो इसे ही त्रिपुरी संकट कहा गया और उस समय अध्यक्षता करी राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। यह घटना हुई 1939 में। ठीक है, और 1939 में ही जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को निष्ठुर बर्बादी बताया था? देखिए, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 से, तो इस समय जो विदेशी कपड़े थे इनको जलाया गया काफ़ी सारी मात्रा में, तो इसको बर्बादी कहा, निष्ठुर बर्बादी कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? देखिए, कौन सा विदेशी पत्रकार था जो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? सही आंसर है यहां पर आपका ऑप्शन बी, वेब मिलर। देखिए, वेब मिलर एक विदेशी पत्रकार जो कि दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। एक और चीज ध्यान रखना, लुई फिशर कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये महात्मा गांधी के साथ था, ये भी एक विदेशी पत्रकार था। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखने हैं, लुई फिशर ये भारत छोड़ो आंदोलन में था, वेब मिलर ये दांडी यात्रा में था। ठीक है, और ये जो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन है हमारा H.W. नेविल्सन, ये भी एक विदेशी पत्रकार था जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने अपना भारत के अंदर जो पहला जन भाषण दिया ये 1916 में दिया था, वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया 1936 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत के लिए वहां पे जो कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, नागपुर अधिवेशन 1920 में। इसमें असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था इसको किसने प्रस्तावित किया? सही आंसर है CR दास ने। देखिए, कहानी ये थी उस समय कि 1920 में जब नागपुर अधिवेशन आयोजित किया जा रहा था तो इसके अंदर पता था कि जो असहयोग आंदोलन है इसका प्रस्ताव यहाँ पे लाया जाएगा। ठीक है, तो CR दास इस अधिवेशन में पहुंचे, इस जो आंदोलन होना था असहयोग आंदोलन, उसके विरोध करने के लिए। उन्होंने उसका विरोध भी किया लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और आखिर में उनके ही द्वारा इसका प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया इस अधिवेशन के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था उसको किसने रखा? तो CR दास ने रखा 1920 के नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? देखिए, साइमन कमीशन जो था जब इसका गठन किया गया तो इसके अंदर 7 सदस्य थे, इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया। ठीक है, प्रश्न है कि किसकी सुझाव पर इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया? तो सही आंसर है लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने सुझाव दिया था जो ब्रिटिश सरकार थी कि इसके अंदर किसी भी भारतीय को शामिल ना किया जाए। ठीक है, और साइमन कमीशन का विरोध ही इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। हुआ क्या, देखिए 1919 का जो एक्ट था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, उसकी समीक्षा के लिए एक आयोग बना जो था साइमन कमीशन।
1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1928 फरवरी में साइमन कमीशन भारत आया और 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी थी। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन से जुड़े हुए फैक्ट थे। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस के भी 2-3 फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। जब साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन का विरोध किया गया कांग्रेस की तरफ से, तो उस समय एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था वर्कन हेड। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी है वर्कन हेड। इस वर्कन हेड ने जब कांग्रेस ने जो साइमन कमीशन था उसका विरोध करना शुरू करा, तो इस वर्कन हेड ने कांग्रेस को चुनौती दी कि आप अपना संविधान बना के दिखाइए। ठीक है, उसी के बाद कांग्रेस ने बैठकें शुरू करी और 1928 में आप जानते हैं एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वो इसी के परिणाम स्वरूप थी। ठीक है, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, जो नेहरू रिपोर्ट थी वो किसने तैयार करी थी? मोतीलाल नेहरू ने उसको तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? देखिए, माउंटबेटन योजना यह वो योजना थी जिसके तहत भारत का विभाजन किया गया। ठीक है, आपको प्रश्न बनेगा भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? माउंटबेटन योजना। यह प्रकाशित की गई 3 जून 1947 को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई? तो यह 3 जून 1947 को प्रकाशित की गई। ठीक है, इसके बाद 10 जून को इस योजना को मुस्लिम लीग ने पारित कर दिया। ठीक है, यानी कि स्वीकार कर दिया। 14 जून को या कहीं पर 15 जून देखने को मिलता है, तो 14-15 जून को कांग्रेस ने इस जो ये योजना थी इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग ने कब किया? 10 जून को, कांग्रेस ने 14 जून को। अब एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको ध्यान रखना। ये जो योजना थी माउंटबेटन योजना, इसका प्रस्ताव कांग्रेस की जब बैठक हुई वहां पे किसने रखा था? पूछा जा सकता है। तो माउंटबेटन योजना का जो प्रस्ताव था स्वीकार करने के बाद इसे रखा उनकी बैठक में, कांग्रेस की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने। ठीक है, जीबी पंत ने माउंटबेटन योजना का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में रखा और इसका समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ये पूछा जाता है। ठीक है, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब इसको कांग्रेस ने भी पारित कर दिया, कांग्रेस ने भी इस योजना को स्वीकार कर दिया, उसके बाद 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इस बिल को पेश किया गया। ठीक है, और 18 जुलाई को सम्राट ने उस बिल के ऊपर साइन कर दिए और ये निश्चित हो गया कि अगले महीने यानी कि 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश बना दिए जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आधुनिक भारत के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही हमने जो एक्स्ट्रा फैक्ट देखे आपने उनको नोट किया होगा, जिससे आपका पूरा जो आधुनिक भारत है थोड़ा बहुत आपको उसका रिवाइजन यहाँ पे मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें अपने स्कोर कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और जैसा आप जानते हैं जो एग्ज़ाम है 4-5 दिसंबर को, उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आयोग की वेबसाइट से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहें, ज़्यादा टेंशन ना लें। जितना माइंड को शांत रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो माइंड को शांत रखकर अच्छे से अपने रिवीजन को करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।